हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पर क्या ये पूरी तरह से ओरिजिनल है या फिर जैसा कुछ लोग कहते हैं ये बस एक शानदार नकल है? ये एक ऐसा सवाल है जो सालों से उठता रहा है और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। अक्सर हमारे संविधान के लिए एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, उधार का थैला। पर क्या ये इल्जाम सही है या फिर सच कुछ और है कि यह दुनिया भर के सबसे बेहतरीन विचारों से बुनी गई एक अनोखी चादर है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, साल 1947 है, भारत को आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक ऐसा देश जहां अनगिनत भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं, उसके लिए एक संविधान कैसे बनाया जाए? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? उन्होंने जीरो से शुरू करने के बजाय दुनिया के सबसे कामयाब संविधानों से प्रेरणा ली। देखिए, उनका मकसद नकल करना नहीं था, बल्कि दुनिया के बेस्ट आइडियाज को लेकर उन्हें भारत की जरूरतों के हिसाब से ढालना था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल था, सरकार की मशीनरी कैसे बनेगी? मतलब वो ढांचा, वो सिस्टम जो इतने बड़े देश को चलाएगा, तो इसकी नींव कहाँ से रखी गई? और दिलचस्प बात यह है कि संविधान की नींव काफी हद तक उसी ब्रिटिश कानूनी ढांचे पर रखी गई जिससे हमें आज़ादी मिली ही। अब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम था, क्योंकि देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो पहले से ही इस तरीके से काम करना जानता था। इससे पावर का ट्रांसफर बहुत स्मूथ हो गया। तो सरकार के रूपरेखा के लिए दो मेन सोर्स थे। पहला था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसे आप हमारे संविधान का कंकाल भी कह सकते हैं, जिसने हमें फेडरल स्ट्रक्चर और जुडिशरी जैसी बेसिक चीजें दी। और दूसरा था ब्रिटिश संविधान, जहां से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ को अपनाया, यानी वो सिस्टम जिसमें सरकार संसद को जवाबदेह होती है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट का मामला नहीं था। यहाँ एक बड़ा ही अनोखा बैलेंस बनाया गया। कनाडा के संविधान से एक मजबूत सेंटर वाली फेडरल व्यवस्था का आइडिया लिया गया ताकि देश की एकता बनी रहे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉन्करेंट लिस्ट की प्रेरणा ली गई। ये वो लिस्ट है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये पावर्स का एक जबरदस्त बैलेंस था। तो ठीक है, सरकार का ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ ढांचे से नहीं बनता, उसकी जान तो बसती है उसके नागरिकों में। तो चलिए अब सरकार के ढांचे से आगे बढ़कर नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि आखिर में एक संविधान का असली मकसद तो लोगों को ताकत देना ही है। नागरिकों के अधिकारों के लिए प्रेरणा ली गई अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, लेकिन यहाँ भी इसे जसकतस नहीं उठाया गया। भारत ने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बनाए और उनकी रक्षा के लिए न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी। इसका मतलब सीधा है, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो इन अधिकारों को छीनता है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। ये नागरिकों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये एक कमाल की चीज है जो दिखाती है कि हमारा संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शामिल किया। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए एक तरह से मॉरल कंपस का काम करते हैं, एक रिमाइंडर कि सरकार का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय हासिल करना है। तो अब तक हमने ढांचे और अधिकारों की बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं संविधान की आत्मा की, मतलब वो वैल्यूज और आइडियल्स जिन्हें ये बनाए रखना चाहता है। फ्रांसीसी क्रांति के वो 3 शक्तिशाली शब्द लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, हमारे संविधान की प्रस्तावना का दिल बन गए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो आदर्श हैं जो भारतीय गणराज्य को डिफाइन करते हैं। एक और दिलचस्प मिक्सचर देखिए, भारत ने सोवियत संघ के संविधान से भी प्रेरणा ली। वहां से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के आदर्श लिए गए, और साथ ही मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट भी लिया गया, जो ये याद दिलाता है कि अधिकार हैं तो नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। अब देखिए, कोई भी संविधान पत्थर की लकीर तो हो नहीं सकता। समय बदलता है, समाज की ज़रूरतें बदलती हैं। तो सवाल ये था कि हमारे संविधान को समय के साथ कैसे बदला जाए, उसे हमेशा रेलेवेंट कैसे रखा जाए। और इसका जवाब हमें मिला साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित अमेंडमेंट प्रोसीजर में। किसी भी बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 से ज्यादा सदस्यों की सहमति और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है।
मतलब एक ऐसा बैलेंस बनाया गया कि सरकार जब चाहे तब इसे बदल ना सके, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें सुधार भी किया जा सके। यही चीज हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? बिल्कुल नहीं। ये एक खूबसूरत रज़ाई की तरह है, जिसके धागे भले ही दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हों, पर इससे जो डिज़ाइन बना है, जो पैटर्न उभरा है, वो एकदम अपना है, एकदम भारतीय और अद्वितीय है। इस चार्ट को देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि वो रज़ाई कैसे बुनी गई। ब्रिटिश ढांचे की नींव पर अमेरिकी अधिकारों की परत चढ़ाई गई, फिर उसमें यूरोपीय आदर्शों को समाजवादी सिद्धांतों के साथ मिलाया गया। इन सब से मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनी जो पूरी तरह से भारतीय थी और भारत की ज़रूरतों को पूरा करती थी। तो हमारा संविधान 20वीं सदी के ग्लोबल आइडियाज़ का एक शानदार निचोड़ है, पर ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की 21वीं सदी में, जहाँ टेक्नोलॉजी, सोशल मूवमेंट्स और ग्लोबल चुनौतियाँ इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, भविष्य के संविधान किन चीज़ों से प्रेरणा लेंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।